हेलो, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? क्या पढ़ रहे थे? नमस्ते। पढ़ क्या रहे थे? दुश्चिंता है ना। आगे लिखो भगनासा या कुंठा। नंबर 5। भगनासा या कुंठा। भगनासा या कुंठा। भगनासा या कुंठा के संबंध में अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति रहती है वो देखो। बच्चों की संख्या कम कैसे है? ज्यादा है। रक्षाबंधन आ रहा है, चांद पर गए। चलिए देखो कैसे। निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती तो व्यक्ति निराश हो जाता है। निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती तो व्यक्ति निराश हो जाता है। मनोविज्ञान में उसी निराशा को भगनासा या कुंठा कहते हैं, क्योंकि भगनासा या कुंठा के कारण व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। लगातार हम मेहनत करते रहते हैं, बहुत सारी बार हमें सफलता प्राप्त नहीं होती तो हमारे में निराशा का भाव आ जाता है, और उसी निराशा को हम भगनासा या कुंठा कहते हैं। और भगनासा या कुंठा के कारण व्यक्ति कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। 9वीं कक्षा में 3 बार फेल होने के बाद अध्ययन छोड़ देना। 9वीं कक्षा में 3 बार फेल होने के बाद क्या करना? अध्ययन छोड़ देना। अब मैं बिजनेस करूंगा, मतलब पढ़ाई से मोह भंग हो गया। पढ़ाई से क्या हो गया? मोह भंग हो जाना। लगातार मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, सफलता नहीं मिली, निराशा हुई। निराशा को ही हम भगनासा या कुंठा कहते हैं। और उसी निराशा या भगनासा के कारण व्यक्ति कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। 4 बार रीट का पेपर देने के बाद अगर नंबर नहीं आता तो रहने दे, अब कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं, अब बिजनेस करेंगे, है ना, मोबाइल की टेम्पर गार्ड बेचेंगे, है ना, यही स्थितियाँ आ जाती है ना। तो निरंतर प्रयास करने के उपरांत जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती, व्यक्ति निराश हो जाता है। मनोविज्ञान में उसी निराशा को भगनासा या कुंठा कहते हैं, और भगनासा या कुंठा के कारण व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है, निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है। निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती तो व्यक्ति निराश हो जाता है। मनोविज्ञान में उसी निराशा को भगनासा या कुंठा कहते हैं। मनोविज्ञान में उसी निराशा को भगनासा या कुंठा कहते हैं। मनोविज्ञान में उसी निराशा को भगनासा या कुंठा कहते हैं, क्योंकि भगनासा के कारण व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। क्योंकि भगनासा या कुंठा के कारण व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। भगनासा या कुंठा के कारण व्यक्ति कार्य करना क्या कर देता है बेटा? बंद कर देता है।
ठीक है। जैसे 9वीं कक्षा में 3 बार फेल होने के बाद, 9वीं कक्षा में 3 बार फेल होने के बाद नवीं कक्षा में 3 बार फेल होने के बाद अध्ययन छोड़ देना। 9वीं कक्षा में 3 बार फेल होने के बाद अध्ययन छोड़ देना। 9वीं कक्षा में 3 बार फेल होने के बाद क्या करना? अध्ययन छोड़ देना। बोलो क्या है ये? बगनासा या कुंठा का लॉजिक आ जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट बिंदु पर आ जाओ। तो ये समायोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। कितने कारक हैं? तो 5। पहला कौन सा था? संघर्ष। दूसरा है तनाव। तीसरा है दबाव। चौथा है और 5वां है। लेकिन समायोजन की प्रमुख प्रणालियां या विधियां, समायोजन की प्रमुख प्रणालियां या विधियां, समायोजन की प्रमुख प्रणालियां या विधियां, समायोजन की प्रमुख प्रणालियां या विधियां। दोस्तों समायोजन की प्रमुख प्रणालियां या विधियों के संबंध में अगर हम बात करते हैं, प्रणालियां या विधियों का लॉजिक क्या है उस चीज को समझो। समायोजन के 2 प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधि में केवल 5 बिंदु होते हैं, अप्रत्यक्ष विधि में हम डिटेल में बात करेंगे। तो समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां, सबसे पहली है समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत देखो, पहला बिंदु समस्या का समाधान करना। क्या करना? समस्या का समाधान करना। नंबर 2 बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना, समस्या का समाधान करना। दूसरा है बाधाओं को दूर करना। तीसरा है उद्देश्यों का स्थापन। उद्देश्यों का स्थापन। चौथा है संसाधनों में परिवर्तन। पांचवा है विश्लेषण एवं निर्णय। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कितनी हैं? 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर लो, समस्या का समाधान। दूसरा है बाधाओं को दूर करना, मतलब जिसकी वजह से प्रॉब्लम है उसको हटाओ। देखो घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका समाधान कर लिया, समस्या का समाधान हो गया। जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है वो बाधा ही तो है, उसको हटाओ। तो बाधा को दूर करना, बाधा का निराकरण। तीसरा आता है बाधाओं उद्देश्यों का स्थापन। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है या कोई बालक ये सोचता है मुझे RAS बनना है। क्या बनना है? RAS बनना है। अब भाई साहब उसको प्रशासनिक सेवा में जाना है और उसने B.Ed वगैरह भी कर रखा है। क्या कर रखा है? B.Ed वगैरह भी कर रखा है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आया, एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गया, लेकिन क्या कहता है मेरे को टीचर बनना ही नहीं है, मुझे तो क्या बनना है? RAS बनना है। क्या बनना है? RAS बनना है। उसने फर्स्ट ग्रेड की नौकरी ज्वाइन की ही नहीं। 5 साल बाद में पता चला कि उसका RAS में कभी नंबर आया ही नहीं। आजकल RI की नौकरी करता है, रोड इंस्पेक्टर, वर्किंग हियर एंड देयर विदाउट वर्क। गांव में जेब में हाथ डालकर कुछ RI मिनिस्टर मिल जाएंगे आपको। गांव में घूमते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ठाले घूमते रहते हैं, काम कोडी का नहीं, फुर्सत मिनट की नहीं। आप अगर 2 भाई बहन बात करें या 2 भाई भी बात करें तो तीसरा वो बीच में आकर क्या बात करे, वो पूछेगा ही पूछेगा। चलता हुआ अगर विमल का कोई पाउच पड़ा हुआ है खाली है, उसके ऊपर पैर देकर देखेगा इसमें है तो नहीं।
तो ये ऐसे ही है, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं। फर्स्ट ग्रेड पे सेलेक्ट हो गया, ज्वाइन कर लेता, फर्स्ट ग्रेड पे रहते हुए भी तो वो आरएस की तैयारी कर सकता था ना। ये चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। आप जैसे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और सेकंड ग्रेड में भी आपको जाना है, तो आप थोड़ी कहोगे मेरे को सेकंड ग्रेड ही बनूंगा। अरे भाई, थर्ड ग्रेड बनने के बाद में भी सेकंड ग्रेड में जा सकते हो। मतलब जो चीज़ें पहले मिले उसको लपेट लो, है ना। बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, जो है वो अपना है। चपरासी की भी मिले ना वर्तमान समय में, तो सबसे बड़ी, अगर वर्तमान समय में सबसे बड़ा कलंक अगर है तो वो है बेरोजगारी। नमस्ते। क्या चल रहा है? इन्हें रेबा दागो, रेबा दे, है ना। इन थैला में गालते, फोन में थैला में गालता को, परेशान हो रही है। तो ये बातें, संसाधनों में परिवर्तन। जिन संसाधनों से पिछली बार आपने तैयारी की है, उन संसाधनों में अगर कोई कमी है, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो इस बार संसाधन चेंज करके देखो, पढ़ने का तरीका चेंज करो, किताबें चेंज करो, मास्टर जिस मास्टर से पढ़े हो उस मास्टर की वजह से अगर आपका नंबर कम आया है तो उसको चेंज करो। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये मेरी पिछली बार मनोविज्ञान में तो तेरे नंबर अच्छे ही आए होंगे, है ना। तो परी की थी कि मेंस की? मेंस की थी। साइकोलॉजी में नंबर कितने आए? नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। साला ये तो मेरे डूब मरने वाली स्थिति आ गई, हैं। शिक्षक सब अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, मैंने पूरा ईमानदार से पढ़ाया, अभी इसका ही ध्यान नहीं था तो मैं क्या करूं, हैं भाई। दिमाग खुद का भी तो चलना चाहिए। तो ये सारी बातें इसके अंदर कहते हैं। संसाधनों में परिवर्तन। देखो, जिस पिछली बार जिस तरीके से पढ़े थे उस तरीके को इस बार चेंज करके देखो, हो सकता नंबर हमारा आ जाए। विश्लेषण एवं निर्णय। किसी भी समस्या का समाधान हम एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दो, फिर सोचो अब मैं क्या करूं और कैसे समस्या का समाधान करूं। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान। और दिमाग में तक प्रश्न कैसे आएंगे? समस्या का समाधान, बाधाओं को दूर करना, उद्देश्यों का स्थापन और औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन। अब प्रश्न पूछा जाए निम्नांकित में से भिन्न है औचित्य स्थापन, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष विद्या है और ये औचित्य स्थापन कौन सी है? अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो आपको इसमें केवल 5 बिंदु ही ध्यान में रखना है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नांकित में से प्रत्यक्ष विद्या कौन सी और अप्रत्यक्ष विद्या कौन सी। ये 5 बिंदु उतारो। उतार लिया? वेरी गुड। आवाज नहीं। तो ये है समायोजन की प्रमुख प्रत्यक्ष विधियां। आगे लिखो समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां। समायोजन की समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां। समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां। सबसे पहला देखो प्रक्षेपण। अंग्रेजी में बोले तो प्रोजेक्शन। ठीक है, पहला नाम क्या बेटा? प्रक्षेपण। समझो, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालना। अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्षेपण कहलाती है। जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा, बोलो क्या है ये? प्रक्षेपण।
एक बालक फूट फूट के रोते हुए यह कहता है, नहीं, एक बालिका फूट फूट के रोते हुए यह कहती है कि शिक्षक ने मुझे ठीक नहीं पढ़ाया। बोलो क्या है? प्रक्षेपण। ठीक है, घर में बहन की शादी थी इसलिए पढ़ नहीं पाया और फेल हो गया। बोलो क्या है ये? मतलब जहां पर अपनी गलती दूसरों पर डाल दी, अपनी कमजोरी का दोष दूसरों पर डाल दिया। बोलो क्या है? प्रक्षेपण। इसी के जैसा एक बिंदु और आता है जिसे हम युक्तिकरण या औचित्य स्थापन कहते हैं। रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। देखो युक्तिकरण दूसरा बिंदु, दोनों में समानताएं आती है। अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा, इसमें क्या होता है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति या पूर्ति न होने पर झूठे तर्क देकर, किसी उद्देश्य की प्राप्ति या पूर्ति न होने पर झूठे तर्क देकर उद्देश्य में ही कमी निकाल देना युक्तिकरण कहलाता है। उपाय, किसी उद्देश्य की पूर्ति या प्राप्ति न होने पर झूठे तर्क देते हुए उद्देश्य में ही कमी बता देना, बोलो क्या कहलाता है? युक्तिकरण या औचित्य स्थापन कहलाता है। जैसे अंगूर खट्टे, बोलो अंगूर नहीं मिले तो अंगूर को खट्टा बोल बता दिया। अंगूर खट्टे, नींबू मीठे, ऊंची दुकान फीके पकवान। राजस्थान पुलिस में चयन न होने पर पुलिस प्रशासन को भ्रष्ट बताना। राजस्थान पुलिस में चयन नहीं हुआ तो पुलिस प्रशासन को भ्रष्ट बता दिया, मेरे को तो वैसे पुलिस में जाना ही नहीं था, रिश्वत देनी पड़ रही थी। क्या देनी पड़ रही थी? रिश्वत देनी पड़ती। 24 घंटे की नौकरी है ना, हर कोई आए, छोटा मोटा नेता है तो उसको सैल्यूट करना पड़ता है। ये अपने को पसंद नहीं है। पीटीटी की प्रवेश परीक्षा में नंबर न आने पर कोई बालक ये कहता है मुझे तो शिक्षक बनना ही नहीं था। यही बात है। मैथमेटिशियन क्या नाम है तेरा? शिवम। शिवम शादी के लिए लड़की देखने के लिए गया और लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ये वापस आता है अपने दोस्तों के सामने आकर कहता है कि मुझे पसंद नहीं आई, थोड़ी हाइट कम थी, थोड़ा सा रंग भी काला था, चेहरे पर थोड़े से दाग धब्बे थे और नाक, मतलब रिजेक्ट तो लोंडा खुद हुआ है लेकिन कमी किसमें बता रहा है? लड़के में। बोलो क्या है? युक्तिकरण। लिखें, पहला लिखो प्रक्षेपण। अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना, पहला लिखो प्रक्षेपण। लिखें, अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना प्रक्षेपण कहलाता है। अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना प्रक्षेपण कहलाता है। अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा, जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा। नाचने जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल लिखें। एक बालक फूट फूट के रोते हुए यह कहता है कि, एक बालक फूट फूट कर रोते हुए यह कहता है कि, एक बालक फूट फूट के रोते हुए यह कहता है कि शिक्षक ने मुझे ठीक नहीं पढ़ाया। एक बालक फूट फूट कर रोते हुए यह कहता है कि शिक्षक ने मुझे ठीक नहीं पढ़ाया। एक बालक फूट फूट के रोते हुए यह कहता है कि शिक्षक ने मुझे ठीक नहीं पढ़ाया। बोलो कौन सा लॉजिक हो जाएगा बेटा? प्रक्षेपण। ठीक है, मतलब जहां पर अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना, बोलो क्या है? प्रक्षेपण। नेक्स्ट लिखें, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। लिखें, किसी उद्देश्य की पूर्ति न होने पर, किसी उद्देश्य की पूर्ति न होने पर
किसी उद्देश्य की पूर्ति न होने पर झूठे तर्क देते हुए, किसी उद्देश्य की पूर्ति न होने पर झूठे तर्क देते हुए, किसी उद्देश्य की पूर्ति न होने पर झूठे तर्क देते हुए उद्देश्य में ही कमी निकालना, झूठे तर्क देते हुए उद्देश्य में ही कमी निकालना युक्तिकरण या औचित्य स्थापन कहलाता है। उद्देश्य में ही कमी निकालना युक्तिकरण या औचित्य स्थापन कहलाता है। युक्तिकरण या औचित्य स्थापन कहलाता है। जैसे अंगूर खट्टे, जैसे अंगूर खट्टे, नींबू मीठे। नींबू लेने के लिए गया, नींबू बड़े महंगे थे, तो नींबू को देखकर ही तेरे नींबू वो दम नहीं जो मेरे गांव के नींबू में दम है। नींबू मीठे। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान। राजस्थान पुलिस में चयन न होने पर पुलिस प्रशासन को ही भ्रष्ट बताना। राजस्थान पुलिस में चयन न होने पर पुलिस प्रशासन को ही भ्रष्ट बताना। राजस्थान पुलिस में चयन न होने पर पुलिस प्रशासन को ही क्या बताना? भ्रष्ट बताना। राजस्थान पुलिस में चयन न होने पर पुलिस प्रशासन को क्या बताना बेटा? भ्रष्ट बताना। बोलो क्या है? युक्तिकरण औचित्य स्थापन। तीसरा लिखो तादात्मीकरण। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं इसको, तादात्मीकरण। तादात्मीकरण मतलब वास्तविकता को जान लेना, चाहे वास्तविकता स्वयं की जानो, चाहे वो दूसरों को जानो। ठीक है, दो अर्थ समझो। स्वयं की या दूसरों की वास्तविक स्थिति को जान लेने की प्रक्रिया ही तादात्म्यकरण कहलाती है। मतलब अपने आप को जान लिया कि मैं कौन सा कार्य करने लायक हूं, मेरी हैसियत क्या है। सामने वाले की स्थिति को जान लो कि सामने वाला काम का है या नहीं। काम का है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो देखो, स्वयं की हम दूसरों की योग्यताओं को जान लेने की क्षमता या प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? तादात्म्यकरण कहलाती है। दूसरा अर्थ, समायोजन कर रहे हैं तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर। समायोजन करना है तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करने की प्रक्रिया तादात्म्यकरण कहलाती है। जैसे राजस्थान पुलिस द्वारा रोक लेने पर किसी राजनेता का नाम लेना, मैं उसको जानता हूं। अगर पुलिस ने जैसे ही रोका ना, आपने किसी नेताजी का नाम लिया, मैं उसको जानता हूं, पुलिस वाला छोड़ देता है, तो आपको हकीकत का पता चल जाएगा, वास्तविकता का पता चल जाएगा, नेताजी की तो चलती है। अगली बार जैसे, और फिर अगली बार कहीं पर भी पुलिस वाला रोकेगा तो आप किसी का नेताजी का ही नाम लोगे और खुद नेताजी बनकर बात करोगे। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, यही बात होती है। मतलब वास्तविक स्थिति को जान लिया, नेताजी की चलती है, अगली बार आप खुद नेता बनकर घूमोगे। 5-15 दिनों के बाद में वापस पुलिस वाले ने रोका ना, आपने नेताजी का जोर दिखाते हुए अपने आप में फीलिंग किसकी? नेताजी की। अगली बार पुलिस वाले ने जैसे ही रोका और आपने कहा अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तूने गाड़ी की चाबी कैसे निकाली रे? तू जानता नहीं मैं नेताजी का आदमी हूं। पुलिस वाले चुप रहे, फाइन पर नेताजी का आदमी। फिर भी हकीकत का पता चल जाएगा, है नेताजी की तो चलती ही नहीं है। बोलो, दोनों कंडीशन में हकीकत का पता चल रहा है। अब आप उसके अनुसार व्यवहार करोगे कि नहीं करोगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो याद करना, स्वयं की हम दूसरों की योग्यताओं या वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है? तादात्म्यकरण। या समायोजन करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करने की प्रक्रिया तादात्म्यकरण कहलाती है। बहुत सारी बार हम अगर परिचय देते तो हमें कोई नहीं जानता, तो हम क्या कहते हैं? मैं उसका छोटा भाई हूं, वो मेरे बुआ के बेटे हैं, वो मेरे गांव के भैया हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं। बोलो, ये तो कहते हैं मतलब दूसरों का नाम यूज करके आप अपना काम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर दूसरों का नाम लेने के बाद आपका वो काम हो जाता है, अगली बार आप अपने दोस्त को न्योता दोगे, चल मेरी चलती उस ऑफिस में, मैं हो रहा है तेरे साथ।
मतलब आप दूसरों का पावर आप अपने अंदर महसूस करने लगते हो और कार्य करने लगते हो। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तादात्म्यकरण। नेताजी का नाम लेने पर काम हो गया तो खुद नेता बनकर काम करोगे, नेताजी का नाम लेने पर काम नहीं होता तो नेताजी का काम हटाकर दूसरों को नाम यूज कर लोगे। यही स्थिति इसमें आ जाती है। एक आदमी का नाम देखो, वास्तविक स्थिति को जान लेना, हकीकत। बहुत सारी बार हम सोचते ना मेरे इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान मैं ही हूं, सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूं, ऐसा लगता कभी कभी। लेकिन जब यहां से कोचिंग से घर जाते हो, फुटपाथ पर जिन लोगों को बैठे हुए देखते हो, जिनके घर बार नहीं है, बड़े परेशान हैं, बरसात गर्मी सर्दी में बैठे रहते हैं, हाथ पैर नहीं है, जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं, उनको देख कर लगता है कि ये तो कम से कम मेरे से तो है ना, मैं इनसे तो कम से कम बढ़िया हूं। ये इतने परेशान, कम से कम मैं इतना परेशान तो नहीं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बोलो एक्चुअल कंडीशन को जाना नहीं जाना? तो यही किस में आ जाता है बेटा? तादात्म्यकरण में। अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना कि मैं क्या करने में सक्षम हूं, कौन से कार्य को करने में सक्षम नहीं हूं। यह स्थिति का जब निर्धारण हो जाता, बोलो क्या है? हम पैर वहीं पर डालते हैं जहां पर हमारी हैसियत हो, और वहां पर हम कोई काम नहीं करना चाहते जहां हमारी हैसियत ना हो। लिखें, समायोजन करने के लिए, समायोजन करने के लिए समायोजन करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ, समायोजन करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ समायोजन करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर, समायोजन करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर। प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करने की प्रक्रिया, समायोजन करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर, प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करने की प्रक्रिया, प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करने की प्रक्रिया तादात्म्यकरण कहलाती है। तादात्म्यकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? तादात्म्यकरण कहलाती है। कंप्लीट। जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक लेने पर किसी राजनेता का नाम लेना। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक लेने पर किसी राजनेता का नाम लेना। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक लेने पर किसी राजनेता का नाम लेना। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक लेने पर किसी राजनेता का क्या लेना? नाम लेना। बोलो क्या हो जाएगा ये? तादात्म्यकरण। ठीक है, मतलब अपनी एक्चुअल कंडीशन को जान लेना, वास्तविक स्थिति को जान लेना। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी के जैसा बनना चाहता है या उसके जैसा बन जाता है, तो उसको सामने वाले की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए इसने कितना संघर्ष किया। ठीक है, तो एक्चुअल कंडीशन को जानने की प्रक्रिया क्या है? जिस चीज को हम एक्चुअल कंडीशन में स्वीकार करने लगे, हकीकत में स्वीकार कर लेते हैं कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं, सब भ्रामक बातें हैं, यही तादात्म्यकरण है। एक आदमी का नाम था ठनठन पाल, मदन गोपाल। हाँ, ठनठन पाल। शादी हुई, तीसरे दिन पत्नी झगड़ने लगी। झगड़ने का कारण यह था, ठीक है, नाम ठनठन पाल। ठनठन पाल से कहने लगी नाम चेंज करना पड़ेगा, औरतें तो मेरे को चिढ़ा रही है, ठनठन पाल की बिंदनी, ठनठन पाल की बिंदनी, नाम चेंज करो। आदमी बड़ा है ना समझदार था, ठनठन पाल बड़ा समझदार था। वो नाम की स्थिति को जानता था। मैं बार बार कहता हूं ना, नाम में कुछ नहीं रखा है। खुशी नाम की लड़कियां गला फाड़ के रोती है। नाम तो खुशी है लेकिन रोती भी तो है। खुशी रोती को नहीं रोती हो, तो ये स्थितियां। तो नाम ठनठन पाल है, उसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पत्नी बड़ी जिद पर थी, एक ने सुनी, हार थकर उसने कहा था ठीक है मैं नाम चेंज करने जाऊंगा। दूसरे दिन उठा, हाथ में टिफिन विपिन लिया, नाम चेंज करने के लिए निकल पड़ा। गांव के बीचों बीच गया, किसी की डेथ हो गई थी तो उसको जलाने के लिए शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। तो पूछा कौन मर गया? कि अमरचंद।
उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, मंदिर के पास में से निकल रहा था, एक आदमी भीख मांग रहा था। क्या नाम है? कि धनराज। गांव के बाहर निकलते एक औरत गोबर उठा रही थी। क्या नाम है? कि लक्ष्मी। इन तीनों से मिलकर वो वापस घर पे आ जाता है। पत्नी जिज्ञासा के कारण पूछती है क्या वह नाम चेंज करके आ गए? तो ठंडन पाल बड़े प्रेम पूर्वक बोला कि अमरचंद मरता देखिया, कि अमरचंद मरता देखिया, धन्ना मांगे भीख, लक्ष्मी छाना बीण तीन ठंडन पाली ठीक। मतलब नाम में कुछ भी नहीं रखा। ये सारी बातें इसके अंतर्गत लिखें। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक लेने पर किसी राजनेता का नाम लेना। बोलो कौन सा आ जाएगा बेटा? ये तादात्म्य क्रम। चौथा बिंदु, कितने पॉइंट हुए? 3। 4 पे आ जाओ। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है वो देखो। अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना न हो। अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना न हो। बोलो क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन। अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना न हो। नमस्ते। पति से नाराज पत्नी द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट करके धोना। बोलो क्या हो रहा है? विस्थापन। कपड़ों को, पैंट को पकड़ कर ले। बोलो क्या है स्थिति? विस्थापन। अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना न हो। बोलो क्या कहलाएगा बेटा? विस्थापन। पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों की पिटाई। झगड़ कौन रहे हैं? पति पत्नी। लेकिन बीच में पिटाई किसकी हो रही है? पति पत्नी की छोटी सी बात पर तू मैं शुरू हो जाती। उधर से बच्चे आते हैं, मम्मी भूख लग रही है, एक चांटा मार के जा तेरे बाप के पास। बोलो क्या है? विस्थापन। पति पत्नी का झगड़ा, बर्तनों का फूटना। जिस घर के बाहर से निकलते समय अगर बर्तनों की टड़िंग टड़ांग की आवाज आ रही हो तो समझ लेना विस्थापन हो रहा है। ये हकीकत है ना। माता पिता द्वारा डांटने पर, ठीक है, माता पिता द्वारा डांटने पर घर के बाहर बैठे कुत्ते को पत्थर मारना। बोलो क्या होगा? ये विस्थापन। नाराजगी किसके प्रति है? माता पिता के प्रति। लेकिन पत्थर किसको मार रहे हैं हम? कुत्ते को। मतलब मम्मी पापा का गुस्सा किसके ऊपर उतारा जा रहा है? कुत्ते के ऊपर। प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा, बगीचे में फूल पत्तियों का नाश। बोलो किसमें आ जाएगा ये? विस्थापन में। जिस बगीचे में जाओ, उस बगीचे में जिस बेंच के ऊपर आप बैठते हैं, उस बेंच के नीचे हरी हरी पत्तियों के छोटे छोटे से टुकड़े जरूर मिलते हैं। वो विस्थापन का ही शिकार है ना। प्रेमी बैठा हुआ होता है, प्रेमिका खड़ी खड़ी किसी बेल की पत्तियां तोड़ रही होती है, एक पत्ती के 100 टुकड़े कर देती है। आईने के नहीं, पत्तियों के 100 टुकड़े करती है। और प्रेमी को डांट रही होती है, मैंने मेरे लिए फोन मंगाया, नया फोन मंगाया, लाए मेरे लिए। बोलो किसके अंतर्गत? ये विस्थापन के अंतर्गत। ठीक है। माता पिता के द्वारा डांटने पर तालाब के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकना। बोलो क्या है बेटा? विस्थापन। जब भी मम्मी पापा किसी बात को डांट देते हैं तो हम पानी के किनारे, तालाब के किनारे चले जाते हैं और पाल पे बैठकर पानी में छोटे छोटे कंकड़ फेंकते हैं। और मन में एक ही बात आती है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, मन में हलचल सी मच जाएगी। तो वैसा आप किसमें? विस्थापन। एक एग्जाम्पल इसका जो आपने अपनी जिंदगी में उतारा होगा, ठीक है, क्या हो रहा रे? मुंह से पकड़, पेन मुंह से पकड़ के लिख रहा है क्या? विस्थापन कर रहा तो भी। एक चीज आपने आपके जीवन में भी यूज की होगी। बचपन में हम जब छोटे थे उस समय मम्मी पापा हमें कोई भी काम कहते थे, हम मना कर देते थे, क्योंकि खेलने में सबसे ज्यादा इच्छा होती है। मम्मी पापा शाम का टाइम खेलने के लिए जैसे घर से निकलने लगे, चुपके से घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से मम्मी ने आवाज़ लगाई कि सुन खेत पे जा, गाय भैंस को खोल के ला। एक बार तो मम्मी पापा भी गुस्सा कर गया, क्या मेरे को कहते हो, ये भैया को बेटे, भैया को मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर पापा बड़े प्यार से बोलते हैं जाता है कि नहीं। आधा घंटा लगता खेत पे जाने में, घर से आधा घंटा लगता खेत पे जाने में। भाग कर गए, 15 मिनट में पहुंच गए। वहां से गाय भैंस खोली, दे लठ 10 मिनट में घर पे ले आए।
दिन भर जो खाया उसका गोबर करवा दिया। मतलब मम्मी पापा का जो गुस्सा था वो किसके ऊपर उतार दिया? गाय भैंस पर, है ना। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा पिटाई करने पर घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना। गुरुजी ने स्कूल में किसी बात को लेकर चांटा जड़ दिया, गुस्सा हो गए। स्कूल से जैसे घर पे आए, बैग वेग रखा, उधर से छोटी बहन छोटा भाई आए, भैया आ गए, एक खींच के चाटा मारा। मतलब गुरुजी का गुस्सा भाई बहन को उतरा। तो अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना न हो, बोलो क्या है? विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लिखें, अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना, अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहां से पुनः आक्रमण की संभावना न हो। जहां से पुनः आक्रमण की संभावना न हो, बोलो क्या कहलाएगा? विस्थापन। जैसे विद्यालय में शिक्षक द्वारा पिटाई करने के बाद विद्यालय में शिक्षक द्वारा पिटाई करने के बाद विद्यालय में शिक्षक द्वारा पिटाई करने के बाद घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना। विद्यालय में शिक्षक द्वारा पिटाई करने के बाद घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना। विद्यालय में शिक्षक द्वारा पिटाई करने के बाद घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पति पत्नी का झगड़ा, बीच में बच्चों की पिटाई। पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों की पिटाई। पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों की पिटाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, माता पिता द्वारा डांटने पर घर के बाहर बैठे कुत्ते को पत्थर मारना। माता पिता द्वारा डांटने पर घर के बाहर बैठे कुत्ते को पत्थर मारना। माता पिता द्वारा डांटने पर घर के बाहर बैठे कुत्ते को पत्थर मारना। कंप्लीट। ये सारी बातें इसके अंदर ध्यान रखना। मतलब गुस्सा किसी और का, गुस्सा किसी और पे उतारना, ये बातें इसमें। आगे लिखो, प्रतिगमन क्या है? प्रतिगमन कौन सा बिंदु? ठीक है, प्रतिगमन, रिग्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, प्रतिगमन, प्रतिगमन, रिग्रेशन। देखो कैसे, तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया। ठीक है, बचपन में लौट आना, तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े लोगों की आंखों में भी आंसू होते हैं, इसका मतलब वो मासूमियत वाली स्थिति, बचपन वाली स्थिति में आ गए हैं, प्रतिगमन कहलाएगा। तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। जैसे ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा अपनी मां की गोद में सिर रखकर सोना। कोई लड़की अपने ससुराल से परेशान होकर आती है, दुखी होकर आती है, तो अपनी मां की गोद में सिर रखकर ऐसे सोती है जैसे वो 8 साल की छोटी बच्ची हो। बोलो वो किस में चली गई है? बचपन में चली गई है। रो क्यों रही हो? है ना। तो ससुराल से देखो, राक्षस देखे आपने? राक्षस आज भी हैं। पहले शींग वाले होते थे, आजकल शूट बूट वाले होते हैं, जो बहन बेटियों बहुओं को क्या करते हैं? परेशान करते रहते हैं। तो ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा मां की गोद में सिर रखकर सोना, बोलो क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है।
दूसरा, किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालकों की भांति फूट फूट करके रोना। अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी बच्चों की भांति सिसकियां ले लेके रो रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? प्रतिगमन कर रहा है। ये याद करना, किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालकों की भांति फूट फूट के रोना, बोलो क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। नमस्ते। पीछे नमस्ते। क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है? यशोदा। आपका? आरती। जी कहाँ के हैं आप? हाँ जी, धौलपुर। जीजा जी का क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? जी शर्मा आ गए। इधर भी तो बैठी नहीं एक। क्या नाम है आपका? प्रियंका। और साहब का क्या नाम आपके? हैं? मनीष। देखा, ये है बोल्डनेस। कल मिला था मनीष मेरे को, मैंने क्या फूट फूट करके रोया वो, मैं बता नहीं सकता। इस कंधे, ये कंधा गीला हो गया आंसू से। मैंने केवल इतना सा पूछा कि यार मनीष, घर में जी ध्यान तो रखती है आपका? केवल इतना सा पूछना हुआ और आंसू की धार बहना शुरू हुई। परेशान मत करा कर। इसका मतलब हाँ कर रही है तो परेशान तो करती है ना? यही बात है। मेरे पास में एग्जाम्पल गरिमा का भी था, लेकिन मैंने दिया नहीं, है ना? तो चीजें वही हैं। तो याद, तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना? प्रतिगमन कहलाती है। कि ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोना और किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालकों की भांति फूट फूट करके रोना, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लेना। बोलो क्या है ये? प्रतिगमन। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया, तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। जैसे ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा, ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा, ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा अपनी मां की गोद में सिर रखकर सोना। ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा अपनी मां की गोद में सिर रखकर सोना। ससुराल से लौटकर आई लड़की द्वारा अपनी मां की गोद में सिर रखकर सोना। दूसरा, किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालकों की भांति फूट फूट करके रोना। किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालकों की भांति फूट फूट करके रोना। किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालकों की भांति फूट फूट करके रोना। बोलो क्या कहलाएगा? प्रतिगमन कहलाएगा। कंप्लीट। आगे है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। क्या है बेटा? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है? कि किसी एक क्षेत्र में पिछड़ जाने पर दूसरे क्षेत्र द्वारा उसकी पूर्ति करने की प्रक्रिया क्षतिपूर्ति कहलाती है। किसी एक क्षेत्र में पिछड़ने पर दूसरे क्षेत्र द्वारा उसकी पूर्ति करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्षतिपूर्ति कहलाती है। जैसे कम ऊंचाई वाली लड़की द्वारा हिल वाली चप्पल पहनना। बोलो क्या हो गया?
क्षतिपूर्ति। हील वाली चप्पल पहनते ही क्या हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। बोलो लंबाई में पिछड़ गई तो चप्पल के माध्यम से लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसी विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, शारीरिक रूप से पिछड़ गया तो बोलो मानसिक रूप से आगे आ गया, है ना। गंजे द्वारा विक लगा देना, बोलो क्या है, काले इंसान द्वारा क्रीम पाउडर का यूज कर लेना, बोलो क्या है, क्षतिपूर्ति। लिखें, किसी एक क्षेत्र में पिछड़ जाने पर, किसी एक क्षेत्र में पिछड़ जाने पर किसी एक क्षेत्र में पिछड़ जाने पर दूसरे क्षेत्र द्वारा उसकी पूर्ति करने की प्रक्रिया, किसी एक क्षेत्र में पिछड़ जाने पर दूसरे क्षेत्र द्वारा उसकी पूर्ति करने की प्रक्रिया क्षतिपूर्ति कहलाती है। किसी एक क्षेत्र में पिछड़ जाने पर दूसरे क्षेत्र द्वारा उसकी पूर्ति करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो क्षतिपूर्ति कहलाती है। किसी एक क्षेत्र में पिछड़ जाने पर दूसरे क्षेत्र द्वारा उसकी पूर्ति कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो क्षतिपूर्ति कहलाती है। ठीक है। जैसे 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 कम ऊंचाई वाली लड़की द्वारा हिल वाली चप्पल पहनना, कम ऊंचाई वाली लड़की द्वारा हिल वाली चप्पल पहनना, कम ऊंचाई वाली लड़की द्वारा हिल वाली चप्पल पहनना। कम ऊंचाई वाली लड़की द्वारा हिल वाली चप्पल पहनना। दूसरा लिखे, किसी विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, किसी विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, किसी विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना। किसी विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बोलो क्या कहलाता है, ये क्षतिपूर्ति। आगे लिखें, उदात्तीकरण, उदात्तीकरण शोधन या उन्नयन। ठीक है, उदात्तीकरण शोधन या उन्नयन। उदात्तीकरण, उन्नयन या शोधन, ये तीनों शब्द एक साथ ही हैं। ठीक है, उदात्तीकरण कहो, उन्नयन कहो या शोधन कहो। उदात्तीकरण, उन्नयन या शोधन। देखो, सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाना उदात्तीकरण, सांसारिक मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ जाना उन्नयन, और कार्य करने के तरीकों में सुधार कर लेना शोधन। कैसे? असामाजिक मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलना उदात्तीकरण, शोधन या मार्गांतरीकरण कहलाता है। देखो, खुद के लिए जीना असामाजिक प्रवृत्ति है, असामाजिक व्यवहार है, लेकिन समाज के लिए जीना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना लाना सामाजिक बात है। तो खुद के लिए न जीकर सभी के लिए जीना, समाज हित के लिए कार्य करना उन्नयन या सामाजिक रूप से उदात्तीकरण या उन्नयन कहलाता है। असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलना, असामाजिक कार्यों को सामाजिक कार्यों में बदलना उदात्तीकरण, शोधन या मार्गांतरीकरण या उन्नयन कहलाता है। जैसे प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा साहित्य सृजन का कार्य करना। कोई प्यार में अगर फेल हो जाता है फिर वो लेखक या साहित्यकार बन जाता है। साहित्य लिखना एक समाज सेवा का काम होता है। प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा साहित्य सृजन का कार्य करना, है ना। अल्ताफ राजा ने कई गाने गाए ना, दुख भरे गाने। तुम तो डेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, आहा, तो ये सारी बातें इसमें। संत तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना करना, संत तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना करना। संत तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे,
नई नई शादी हुई थी, सावन का महीना आया, सावन के महीने में सास और बहुएं एक साथ नहीं रहती। ये क्यों नहीं रहती है? ऐसा होता है, लड़ाई होती है। आपकी लड़ाई हुई? पता नहीं। सावन में नहीं होगी तो बाद में लड़ाई होगी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लड़ाई तो होगी, है ना। नई नई शादी होती तो सास और बहू एक साथ नहीं रहती है, बहू है ना, सावन के महीने में फिर सावन का लेरिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो पत्नी मायके गई हुई थी और संत तुलसीदास जी की नई नई शादी हुई थी, तो पत्नी की याद सताने लगी। आए हाय याद सताए तेरे। अब आंधी तूफान आ रहे थे, बरसात आ रही थी भयंकर, वो तो चलते चलते ससुराल पहुंच गए। चलते चलते ससुराल जब तक पहुंचे तो मध्य रात्रि का समय हो गया। जाकर दरवाजा खटखटाया, पत्नी गहरी नींद में थी, दरवाजा खोला ही नहीं। घर के पीछे वाले हिस्से में गए तो वहां पर एक नाग चढ़ रहा था, उसको पकड़कर अंदर पहुंच गए, है ना। नाग का मतलब सांप। अंदर जाके पत्नी को जगाया, मैं आ गया। पत्नी ने जिज्ञासा के कारण पूछा कि मैंने तो दरवाजा खोला ही नहीं, अंदर कैसे आ गए? तो वो तो प्रेम में विभोर थे। तो उन्होंने कहा था कि तूने जो मेरे चढ़ने के लिए पीछे जो रस्सी डाल रखी थी उसको पकड़ के मैं तो अंदर आ गया। तो उसने मना कर दिया, मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाल रखी है। पीछे जाके देखा तो सांप था। तो पत्नी तुरंत कटाक्ष शब्दों में बोली कि जितना ध्यान आप मेरे में लगाते हो, जितनी आसक्ति आपकी मुझ में है या मुझसे है, उतनी आसक्ति तो समाज सेवा या भगवान से लगो, आपका कल्याण होगा, थोड़ा बहुत मेरा भी कल्याण होगा। इतना सुनते ही तुलसीदास जी बोल पड़ेगा, आई हेट यू। और सांसारिक मोह माया के बंधनों से संबंध तोड़ दिया। और सांसारिक मोह माया के बंधनों से जब आप ऊपर उठ गए, सभी संसार को अपना परिवार समझा और साहित्य सर्जन का कार्य किया। इतनी मोटी रामायण को 108 चौपाइयों में ले आए कि सुन रे मैना सुन रे तोता, कि सुन रे मैना सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला होता, ढूंढ वन वन लेता ढूंढ तमाम पति तपावन सीताराम। तो ऐसा मैं कथा भी कर सकता हूं, है ना। मतलब अपनी दुकान कहीं पर भी चल सकती है ना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। लिखो, लिखें, असामाजिक मूल प्रवृत्तियों को, असामाजिक मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलना, असामाजिक मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलना, असामाजिक मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलना उन्नयन या उदात्तीकरण कहलाता है। उन्नयन या उदात्तीकरण कहलाता है। असामाजिक मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलना उदात्तीकरण या उन्नयन कहलाता है। उदात्तीकरण या उन्नयन कहलाता है। जैसे जैसे प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा साहित्य सृजन का कार्य करना। जैसे प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा साहित्य सृजन का कार्य करना। प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा साहित्य सृजन का कार्य करना। प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा क्या करना? साहित्य सृजन का कार्य करना। बोलो क्या कहलाता है? उदात्तीकरण या उन्नयन। नेक्स्ट लिखे, संत तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना करना। संत तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना करना। संत तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना करना। संत तुलसीदास जी द्वारा क्या करना? रामचरितमानस की रचना करना। बोलो क्या कहलाएगा? उदात्तीकरण, शोधन या मार्गांतीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट लिखें, दमन। क्या है? दमन। रिग्रेशन सप्रेशन वाली बात आ रही है यहां पर। दमन,
अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को बलपूर्वक अचेतन मन में डालने या भूलने की प्रक्रिया दमन कहलाती है। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को बलपूर्वक भूलने या अचेतन मन में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दमन कहलाती है। मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जो हम किसी से कहना नहीं चाहते हैं, मन ही मन में दबा के रखते हैं, बोलो हम क्या कर रहे हैं, वो दमन है ना। लिखें, अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को, अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को बलपूर्वक भूलने या अचेतन मन में डालने की प्रक्रिया बलपूर्वक भूलने या अचेतन मन में डालने की प्रक्रिया दमन कहलाती है। अचेतन मन में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दमन कहलाती है। जैसे अपने मन की बातों को कभी प्रकट न करना, अपने मन की बातों को कभी प्रकट न करना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसी कष्टदायक पीड़ादायक स्थिति होने के बावजूद भी कभी किसी से कुछ कहते नहीं है, तो वो दमन का सहारा लेते हैं। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को बलपूर्वक बोलने या चेतन मन में डालने की प्रक्रिया दमन कहलाती है। जैसे अपने मन की बातों को कभी प्रकट न करना। इसी के जैसा एक शब्द और आता है शमन, ठीक है, दमन का ही रूप है वो। क्या है ये? शमन। लिखें, सॉरी, इसमें समझें क्या है स्थिति। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को तत्काल ध्यान से निकालने की प्रक्रिया शमन कहलाती है। मतलब चेतन मन की बात, दुखदायी बातों को अगर अचेतन मन में डालेंगे तो दमन है, और तुरंत अगर दिमाग से निकाल देंगे तो वो क्या है? शमन। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को तत्काल ध्यान से निकालने की प्रक्रिया शमन कहलाती है। जैसे प्रातःकाल दूध वाले से झगड़ा, थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाना, जो हुआ जो हुआ। मत रो, चुप हो जा, बस वही स्थिति। रो मत, रो, बस बस, मतलब सारे दिल जले बैठे हुए हैं यहाँ। लिखें, अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को, अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को बलपूर्वक, सॉरी, अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को तत्काल ध्यान से निकालने की प्रक्रिया ठीक है। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को तत्काल ध्यान से निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शमन कहलाती है। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को तत्काल ध्यान से निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो शमन कहलाती है। जैसे प्रातःकाल दूध वाले से झगड़ा, प्रातःकाल दूध वाले से झगड़ा, थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाना। थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाना। थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाना। बोलो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? शमन कहलाएगा। दूसरा लिखें इसी का एग्जाम्पल। दो प्रिय मित्रों के मध्य झगड़ा, दो प्रिय मित्रों के मध्य झगड़ा, दो प्रिय मित्रों के मध्य झगड़ा, थोड़ी देर बाद एक दूसरे से माफी मांगना। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से माफी मांगना।
थोड़ी देर बाद एक दूसरे से क्या मांगना बेटा? माफी मांगना। बोलो क्या हो जाएगा ये? शमन। कितने बिंदु हुए? आगे लिखें, विपरीत मनोरचना। हाँ, विपरीत मनोरचना। कौन सी मनोरचना बेटा? विपरीत मनोरचना। दोस्तों, विपरीत मनोरचना का लॉजिक क्या होता है, क्या स्थितियां इसके अंदर देखने को मिलती हैं, उन चीजों पर देखो। विपरीत मनोरचना क्या हो गया? विपरीत मनोरचना। विपरीत मनोरचना का मतलब होता है कि अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया विपरीत मनोरचना कहलाती है। अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विपरीत मनोरचना कहलाती है। जैसे मुंह में राम बगल में छुरी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कथनी और करनी में अंतर करना। लेकिन अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया, अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया विपरीत मनोरचना कहलाती है। अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया विपरीत मनोरचना कहलाती है। अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है? तो विपरीत मनोरचना कहलाती है। जैसे मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। बोलो क्या कहलाएगा? विपरीत मनोरचना। कंप्लीट। जैसे आगे वाला लिखो एग्जाम्पल एक और, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कंप्लीट। तो ये सारी बातें किस में आ जाती है? विपरीत मनोरचना में। करेक्ट। आगे लिखें, दिवा स्वप्न। नंबर 11, दिवा स्वप्न। कौन सा बेटा? दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न। अब दिवा स्वप्न का क्या मामला है, उस चीज को देखो। दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग में आ जाओ। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न का लॉजिक ये देखो कि जब व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, जब व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वह कल्पना के माध्यम से उसकी आंशिक संतुष्टि प्राप्त करता है। जब व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह कल्पना के माध्यम से उसकी आंशिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न कहते हैं। जैसे किसी लड़के की शादी न होने के कारण वह कल्पना में स्वयं की बारात में ही खूब नाचता है। बोलो क्या है ये? दिवा स्वप्न। लिखें, जब व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, जब व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, जब व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, चेतन मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वह कल्पना के माध्यम से, तो वह कल्पना के माध्यम से, तो वह कल्पना के माध्यम से उसकी आंशिक संतुष्टि प्राप्त करता है, उसकी आंशिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो वह कल्पना के माध्यम से उसकी आंशिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इसे दिवा स्वप्न के नाम से जाना जाता है। तो इसे किसके नाम से बेटा?
दीवा स्वप्न के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे किसी लड़के की शादी न होने के उपरांत, किसी लड़के की शादी न होने के उपरांत, किसी लड़के की शादी न होने के उपरांत वह कल्पना में स्वयं की बारात में खूब नाचता है। वह कल्पना में स्वयं की बारात में खूब नाचता है। वह कल्पना में स्वयं की बारात में क्या करता है बेटा? खूब नाचता है। बोलो किस में आ जाएगा ये? दीवा स्वप्न के अंतर्गत आ जाता है। करेक्ट? ये बातें इसमें ध्यान रखो। तो ये हैं आपके समायोजन की प्रमुख मैकेनिज्म, समायोजन की प्रमुख अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधियां या प्रणालियां। अब समायोजन का आधा हिस्सा क्या आता है? कुसमायोजन। हेडिंग डालो, कुसमायोजन। समायोजन को समझा तो अब कुसमायोजन क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है? कुसमायोजन, आवाज नहीं, वो प्रत्यक्ष में ही आता है बेटा। संसाधनों का परिवर्तन जो है ना, कार्य करने का तरीका चेंज करो या संसाधन चेंज करो, प्रत्यक्ष प्रणाली है मार्गांतिकरण। ठीक है? उदात्तीकरण, शोधन, मार्गांतिकरण ये साथ में जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रत्यक्ष में रखना पड़ेगा। ठीक है? देखो, कुसमायोजन किसे कहते हैं? कुसमायोजन समायोजन की प्रक्रिया की विपरीत प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। कि व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य, व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित न होने की प्रक्रिया ही कुसमायोजन कहलाता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित न होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कुसमायोजन कहलाती है। याद रहे, कुसमायोजन अंग्रेजी के मेल एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित न कर पाने से होता है। लिखें, व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य, उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित न कर पाने की प्रक्रिया, संतुलन स्थापित न कर पाने की प्रक्रिया कुसमायोजन कहलाती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित न कर पाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कुसमायोजन कहलाती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित न कर पाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कुसमायोजन कहलाती है। नेक्स्ट लिखें, कुसमायोजन अंग्रेजी के मेल एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कुसमायोजन अंग्रेजी के मेल एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मेल एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ अपनी परिस्थितियों के साथ
अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित न कर पाने से होता। कुसमायोजन अंग्रेजी के मेल एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित न कर पाने से होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, कुसमायोजित है। स्किनर ने क्या कहा था कुसमायोजन के लिए? कुसमायोजन अधिगम निर्योग्यता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। कुसमायोजन अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटीज को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। जब व्यक्ति परेशान होता है, कुसमायोजित होता है, तो उसका व्यक्तित्व भी अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता। तो गेट्स ने क्या कहा था? कुसमायोजन व्यक्ति के अस्थिर व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। तो स्किनर का कथन देखें, स्किनर क्या कहता है? स्किनर के अनुसार कुसमायोजन अधिगम निर्योग्यता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। कुसमायोजन अधिगम निर्योग्यता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। कुसमायोजन अधिगम निर्योग्यता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। ठीक इसी के प्रकार देखें हम गेट्स के अनुसार। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। और गेट्स ने क्या कहा? कुसमायोजन व्यक्ति के अस्थिर व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। कुसमायोजन व्यक्ति के अस्थिर व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। कुसमायोजन व्यक्ति के अस्थिर व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। कुसमायोजन व्यक्ति के अस्थिर व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे? गेट्स। दो ही परिभाषाएं आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि कुसमायोजन अधिगम निर्योग्यता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया, और गेट्स क्या कहता है? कुसमायोजन व्यक्ति के अस्थिर व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली प्रक्रिया। कंप्लीट। ये चीजें इसके अंदर ध्यान में रखो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण। जब व्यक्ति परेशान होता है, कुसमायोजित होता है, तो उसमें क्या विशेषताएं नजर आती है, उन चीजों को देखो। कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण: हकलाना, घबराना, पसीना आना, पलायन करना, शीघ्र क्रोधित होना, चिड़चिड़ा स्वभाव, मादक पदार्थों का सेवन, आत्महत्या कर लेना, ये सारे कुसमायोजित व्यक्ति की क्या होती है? पहचान होती है, लक्षण होते हैं। तो हेडिंग डालें, कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण। कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण। हकलाना, घबराना, पसीना आना, नजरें झुकाना। ठीक है? हकलाना, घबराना, पसीना आना, नजरें झुकाना, संवेगों की उग्रता, पलायन कर जाना, शीघ्र क्रोधित होना, साक्षात्कार क्या होता है? आमने सामने बैठकर तात्कालिक परिस्थिति पर किया गया वार्तालाप साक्षात्कार कहलाता है।
ठीक है। और महेंद्र सुतार, साक्षात्कार इंटरव्यू क्या हो रहा है? सामने सामने बैठकर तात्कालिक परिस्थितियों पर हम विचार विमर्श करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर निष्कर्ष निकालेंगे, वही साक्षात्कार है। इस विधि के जनक कौन है? तो जॉन डार्ले। और बार बार एक ही कमेंट मत करो बेटा, आज पहले से ही स्वास्थ्य का पलड़ा थोड़ा कमजोर है। तो हकलाना, घबराना, पसीना आना, नजरें झुकाना, संवेगों की उग्रता, पलायन कर जाना, शीघ्र क्रोधित होना, आत्महत्या कर लेना, आत्महत्या कर लेना, क्या कर लेना? आत्महत्या कर लेना। जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो खुद की खुशी कर लेता है ना, तो ये बातें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, कंप्लीट। तो ये कुसमाजित व्यक्ति के लक्षण है। अब आता है कुसमायोजित व्यक्ति के या कुसमायोजन के कारण। हेडिंग डालें, कुसमायोजन के कारण। किसके कारण? कुसमायोजन के कारण। दोस्तों, कुसमायोजन के कारण के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो देखो, व्यक्तिगत कारण आते हैं, सामाजिक कारण होते हैं और विद्यालयी कारण होते हैं, है ना। कुसमायोजन के कारण देखो डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहला देखो कुसमायोजन के कारणों में व्यक्तिगत कारण। बालक के स्वयं से संबंधित कारण भी होते हैं। व्यक्तिगत कारणों में देखो कैसे, व्यक्तिगत कारण, शरीर का रंग, शरीर का रंग, बोलो शरीर के रंग की वजह से भी हम कभी कभी कुसमायोजित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी हुए थे। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गौरी? और कैसे? यशोमती मैया से हो गया तुम्हारा बैठ गया कल्याण। साला तबीयत खराब है फिर भी मैं पूरे मंच को हिलाने की ताकत रखता हूं, है ना। अब क्या है, बार बार होते ही रहेगा ये, है ना। वंस मोर, पक्का। शरीर का रंग, है ना। क्या है? शरीर का रंग। लंबी बीमारी, अगर 5-6 महीने से कोई बीमार चल रहा है तो वो कुसमायोजित हो गई होगा, कहीं आ जा नहीं सकता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, भद्दापन। शरीर, चेहरा अच्छा न दिखता हो, है ना, चेहरे पर दाग बाग हो, भद्दापन, है ना। चेहरे के होठ कटे पटे हो। पुरानी फिल्मों के अंतर्गत ऐसा एक विलन होता है जिसके यहाँ पर तलवार का निशान होता ही होता है ना, होता है ना। तो डरावना ये स्थिति, है ना। निम्न मानसिकता, कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी होती है तो वो भी कुसमायोजित होते हैं। जिन लोगों की सोच बहुत छोटी होती है ना, उनको आप जीवने के लिए बुलाओ फिर भी डकार ठूस ठूस के खाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे। खाना खाने के बाद कहेंगे दाल में लूण कम हो। ये हकीकत है, मतलब उनकी सोच कभी बड़ी नहीं हो सकती, है ना। शारीरिक कमजोरी, शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी होती है, उसकी वजह से भी व्यक्ति कुसमायोजित होता है। ऐसी कमजोरियां जिसे कभी कह भी नहीं सकते, उसकी वजह से भी कुसमायोजन का स्थिति आता है ना। ऐसी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए किसी को, चिंता मत। और डॉक्टर जुबेर के पास तो कभी मत जाना, है ना, ये याद करना। क्योंकि हमारे भारत के अंतर्गत एमबीबीएस डॉक्टर के पास में कम जाते हैं। झाड़ फूंक करना, डॉक्टर जुबेर जैसे फालतू लोगों को ही ढूंढा जाता है, डॉक्टरों के पास में नहीं जाते हैं। सामाजिक कारण आ जाओ, सामाजिक या पारिवारिक कारण। कौन सा? इधर देखें, सामाजिक या पारिवारिक कारण में आ जाओ, है ना। भग्न परिवार, जिन बच्चों का परिवार एक साथ न रहता हो, भग्न परिवार, परिवार टूट गया हो, माँ अलग रहती है, बाप अलग रहता है,
तो वहां के बच्चे भी कुसमाजित होते हैं। हमारे भारत में कहावत चलती है कि बिना बाप रो छोरो बिगड़े, बिना माई री छोरी। तो ये स्थितियां आ ही जाती है। भग्न परिवार, माता पिता का संबंध, माता पिता अगर प्रेम पूर्वक नहीं रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, लड़े झगड़ा करते हैं, माँ उत्तरी कोरिया की बाप दक्षिणी कोरिया का युद्ध होता रहता है, तो बच्चों पर भी असर आएगा। परिवार का व्यवसाय क्या है? परिवार का व्यवसाय, परिवार का जो बिजनेस होता है उसकी वजह से भी व्यक्ति कुसमाजित होता है। अगर परिवार का व्यवसाय खून खराबे वाला है, लूट डकैती वाला है, तो वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे सुरक्षित नहीं हो सकते। देखो, परिवार का व्यवसाय, जैसे अंबानी परिवार का जो व्यवसाय है वो भी टॉप लेवल का है, तो लोग, उनके भी दुश्मन खूब है ना। ऐसा थोड़ी हम जैसे थैला उठा के कोचिंग आ जाते हैं, वैसे उनके बच्चे ट्यूशन जा रहे हो, ऐसे जाते हैं क्या? नहीं जा, उनके साथ में गार्ड, है ना, गाड़ियों का काफिला चलता है। अकेला कहीं आ जा नहीं सकता, मतलब उनकी जिंदगी उनकी नहीं है, वो गार्ड के हवाले ही है उनकी जिंदगी। इतना पैसा भी किस काम का? इसीलिए मैंने ईश्वर से कभी भी लाखों करोड़ रुपए नहीं मांगे। मैं ईश्वर से कभी भी प्रार्थना करता हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि हे ईश्वर, मुझे करोड़ रुपए कभी मत देना, हे 33 करोड़ देवी देवता, मुझे एक एक रुपया दे दो। बोलो मैंने कितने मांगे? सिर्फ 1 रुपया। बोलो, मेरे से इस दुनिया में सबसे ज्यादा संतोष प्रिय आदमी और कोई नहीं हो सकता, सुखी, है ना। 1 रुपये में संतुष्ट हैं हम तो, है कि नहीं? करोड़ रुपए चाहिए ही नहीं। अब 33 करोड़ देवी देवता 1 रुपया दे देंगे तो अपना काम हो गया, है ना। तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं। तेरे को भी दूंगा थोड़े बहुत। परिवार का व्यवसाय, परिवार की आर्थिक स्थिति, जिस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती, बहुत ज्यादा खराब होती, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति कुसमाजित होता ही होता है। ठीक है। भाई बहनों की संख्या, परिवार में भाई बहनों की संख्या, परिवार में भाई बहनों की संख्या, जिस परिवार में भाई बहनों की संख्या ज्यादा है वहां के बच्चे कुसमाजित होंगे ही होंगे। कपड़ा एक जो जल्दी उठे वही पहरे, बाहर वाला जब तक घर में नहीं आएगा तब तक घर वाला बाहर नहीं जाएगा। चीजें ऐसी भी होती हैं। विद्यालयी कारण, कौन सा कारण? विद्यालयी कारण या कारक। विद्यालयी कारक में आ जाओ। अधिगम योग्य वातावरण का न होना, साथी छात्रों द्वारा परेशान करना, दूषित पाठ्यक्रम, दूषित परीक्षा प्रणाली, शिक्षकों की दलबंदी, ये सारे के सारे बच्चे के कुसमाजन के प्रमुख कारण बनते हैं। लिखें। आवाज नहीं।
आवाज नहीं। से ठोक रहा है। किसने भेजा? सरजीत नीचे भेजा यूं। चलिए आगे बढ़े। लेकिन समायोजन में शिक्षक की भूमिका, समायोजन में देखो, समायोजन हमने पढ़ा, कोई समाज यदि बच्चा है तो उसको एडजस्ट करने में हम शिक्षक क्या भूमिका निभाता है। समायोजन में शिक्षक की भूमिका, समायोजन में शिक्षक की भूमिका। समायोजन में शिक्षक की भूमिका। किसमें बेटा? समायोजन में शिक्षक की भूमिका। समायोजन में शिक्षक की भूमिका। अब दोस्तों समायोजन में शिक्षक की भूमिका का क्या लॉजिक है वो देखो। सबसे पहला आता है अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना, नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण करना, विद्यालय को राजनीतिक वातावरण से दूर रखना, बालक बालिकाओं को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, बालक बालिकाओं के लिए रचनात्मक गतिविधियों का संचालन करना। तो ये कुछ बातें हैं जिसके माध्यम से, बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ज्यादा छूट देना आपके लिए, आपको हजम नहीं हो रही। लिखें अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना, अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना। अधिगम योग्य वातावरण का क्या करना? निर्माण करना। अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना। नंबर 2, विद्यालय को राजनीतिक वातावरण से दूर रखना। विद्यालय को राजनीतिक वातावरण से दूर रखना। विद्यालय को राजनीतिक वातावरण से दूर रखना। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बालक बालिकाओं को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बालक बालिकाओं को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बालक बालिकाओं को सीखने के लिए क्या करना? अभिप्रेरित करना। नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण।
नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करना। रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना। रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। क्या करना? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। तो ये सारी बातें आपको इसके संबंध में ध्यान में रखनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपका कौन सा बिंदु पूरा होता है? तो समायोजन, कुसमायोजन। अंतिम चैप्टर आपके सिलेबस का मैं कुछ कहूँ आप दोनों को? पक्का? सुन लोगे बातें? लास्ट चैप्टर बचा है। मैं नहीं कहना चाहता, डांटना नहीं चाहता। मर्यादा का तबीयत खराब है, फिर भी आप लोगों के यहाँ पर डटा हुआ हूँ मैं। छुट्टी मार के रेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन समय पर कोर्स हो जाए, समय पर चीज़ें आपको मिल जाए तो आप उन चीज़ों को आसानी से सीख सको। 40 मिनट क्लास शुरू होने के बाद में तुम्हें पानी पेशाब की याद आ जाती, तुम जाते उठ के जाते हो, फिर भी नहीं रोकता हूँ कि ठीक है, आ रहे हो जा रहे हो। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की थिंक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम हमारी मर्जी का ही संचालन करने लग जाएं। जिम्मेदारी का एहसास तुम्हें भी होना चाहिए कि भाई हाँ सर पढ़ा रहे हैं तो हम उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझें। क्लास की शुरुआत से लेकर एंड तक जब आपको नीचे भेजा गया, उससे वहाँ तक आपका दोनों का ध्यान नहीं था। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें 2 मिनट की बात कह के नीचे चला जाऊंगा, लेकिन जीवन में अगर कभी भी असफल हो गए तो कभी कभी बातें याद आएगी। मेरा डांटने का कभी कोई उद्देश्य नहीं है, मैं डांटने के लिए नहीं बुलाता यहाँ पर। माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आते हो, अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हो, तो उनको ध्यान रखो। मस्ती खूब करो, मैं तो खुद कहता हूँ मस्ती खूब करो, लेकिन मस्ती के चक्कर में हमारा मूल उद्देश्य ही छूट जाए, वो चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं अब हम, अंतिम पड़ाव जिसे हम कहते हैं विशिष्ट बालक, जिसे हम विविध अधिगमकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक या विविध अधिगमकर्ता। ठीक है, विशिष्ट बालक या विविध अधिगमकर्ता। विविध अधिगमकर्ता।
आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, क्या हर बालक विशिष्ट होता है? हाँ, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। हर बालक अपने आप में विशेष योग्यताएं लेके रखता है। कोई प्रतिभाशाली, देखो सामान्य बच्चों को हटाकर, सामान्य बालकों को छोड़कर हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। सामान्य बच्चों के साथ में तो कंपैरिजन होता है। कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई पिछड़ा है, कोई शारीरिक पिछड़ा है, कोई मानसिक पिछड़ा है, कोई संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़ा, कोई जातिगत भाषा के आधार पर, कोई सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है ना, कोई आक्रामक है, कोई सृजनात्मक है। अलग अलग बच्चा, अलग अलग। मतलब इस कक्षा में जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, हर साथी अपने आप में अद्वितीय, विशिष्ट है। एक एक हुनर लेकर बैठे हुए हैं। जैसे ये दोनों है ना, एक दूसरे को पेन मार रहे थे, ये इनका हुनर है कि वो पेन मारने में ही है ना। और अगली बार मस्ती की तो महादेव की सौगन, ये मारकर मैं रखूंगा, इसी पर बिठाऊंगा, ये सोच लेना। मुझे मेरे यकीन मानो, मुझे आज दिन तक कक्षा में मैंने किसी भी बालक या किसी बालिका को कभी भी डांटा नहीं होगा, नहीं डांटता मैं। भैया डांट के करना ही क्या है, चीज़ों को प्रेजेंट ही उसी तरीके से करो, बच्चा आसानी से सीख जाए, खुशी खुशी से चीज़ें सीखे। प्रेशर कुकर बनकर सीखो साला, नहीं तो तुम सीख पाओगे, नहीं मैं समझा पाऊंगा, क्या मतलब है। शिक्षक की क्वालिटी वही होती है जो अपने चीज़ों को अपने तरीके से बच्चों को थ्रो आउट कर दे और बालक उस चीज़ को बिना किसी परेशानी के एक्सेप्ट भी कर ले। ये चीज़ें होनी चाहिए। अब विशिष्ट बालक के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो विशिष्ट बालक या विविध अधिगमकर्ता के संबंध में बात करते हैं तो क्या चीज़ें रहती है वो देखो। 7 प्रकार के आइटम हैं हमारे पास। कितने बच्चे? 7 बच्चे हैं, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि आपके बच्चे कितने, तो कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों की कैटेगरी देखो, बनाना नहीं 7 में ना। सबसे पहले हैं आपके जैसे बच्चे प्रतिभाशाली, है ना। कौन से बच्चे? प्रतिभाशाली। दूसरे बच्चे होते हैं पिछड़े, जो मेरे जैसे होते हैं। प्रतिभाशाली बालक होते हैं एक तो, एक होते हैं पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़े बालक 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य पिछड़े, विशिष्ट पिछड़े, सामूहिक पिछड़े, और व्यक्तिगत पिछड़े। कितने हैं? 4। फिर आता है शारीरिक पिछड़े। कौन से पिछड़े बेटा? शारीरिक पिछड़े। अब शारीरिक पिछड़े के अंतर्गत हम जो देखते हैं, अंधे, बहरे, गूंगे, विकलांग, हकलाने वाले, वो सारे इसमें। अंधे, अंधे 2 प्रकार के होते हैं, आंशिक अंधे और पूर्ण अंधे। जिनके चश्मा लगता है वो आंशिक अंधे होते हैं। मैं आपकी चश्मा लगाने की बातों के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो मनोविज्ञान कहता है वही बता रहा हूँ। और जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, जिनकी आंखों में बिल्कुल पर्दे लगे हुए हों, बोलो कौन से अंधे होते हैं वो? पूरे अंधे। मुझे दिखाई सब दे रहा है, बताऊं चलकर? मैं सबको देख सकता हूं। आंखें फिरी फिरी, है ना। आंखें झुकी झुकी नहीं, आंखें फिरी फिरी होनी चाहिए। भैया दिख रहा है मुझे, है ना। फिर आता है बहरे। बहरे भी 2 प्रकार के होते हैं, पूरे बहरे और आंशिक बहरे। जिनके कानपुर में पूर्ण रूप से हड़ताल हो, पूरे बहरे, जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। आंशिक, जिनको ऊंचा सुनाई देता हो, जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, ऐसे बहरे होते हैं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, बहरा पूरा हो या आंशिक हो, उनके मतलब की बात हो, फिर उनको ज्यादा सुनाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आखिरकार बात क्या है। ये चीजें मैं आती।
बहरा आदमी बोलता है, लेकिन भाषा का विकास उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। देखो, बहरे जो बच्चे होते हैं, सबसे पहला भाषाई कौशल पहला होता है सुनना होता है। सुनेगा नहीं तो उनका भाषाई कौशल होता नहीं है। ठीक है, कान से बहरा है लेकिन नाम ठीक है। अरे दादा बोल के बताएगा, दिमाग से पैदल थोड़ी है, कान से बहरा है, उसको सिखाया जाता है। क्या किया जाता है? उसको सिखाया जाता है। लिप रीडिंग होती है, सांकेतिक भाषा के माध्यम से उसको सिखा जाता है, फिर उसको बोलता है वो, है ना। हाँ, संकेत के माध्यम से। देखो सारे, ऐसा थोड़ी कि सारे बहरे बोलते ही नहीं है। देखो बहरा और गूंगा दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल बहरे होते हैं, जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, या सुनाई देता तो बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन बोलते तो है ना, है ना। अरे दादा, शुरू प्रारंभिक दशा में सांकेतिक भाषा के माध्यम से उनके नाम, उनके परिचय, उनकी चीजें सिखाई जाती हैं, उनको सीखते हैं वो भी, है ना। हाँ, सीखने के बाद फिर आता है विकलांग बालक, जिनके शरीर के अंग ढंग से कार्य नहीं करते हैं, हाथ पैर ढंग से काम नहीं कर रहे हो, वो बातें। फिर आते हैं हकलाने वाले। कैसे? हकलाने वाले बालक, जिनकी जबान अटकती हो। लाइट चपड़े चल रहा है, दो 3 क्लास में हो जाएगा। मेरा एक दोस्त था, मैंने बताई आपको बात, साला चीजें थोड़ी मेरे शरीर से खड़ा नहीं रहा जा रहा, फिर भी इच्छा है कि मैं तुम लोगों को बताऊं। मेरा बैठने में वो फीलिंग नहीं आती, है ना। मेरा एक दोस्त जो हकलाता है ना, प्रिय दोस्त है, गांव में हम साथ रहे, साथ पढ़े। मैं जयपुर पढ़ाने के लग गया, वो गांव में रह गया। एक दिन वो जयपुर आया, जो मेरे को क्लास के लिए लेट हो रहा था, तो मुझे यार तो ऐसा, तेरी भाभी तो यहाँ है नहीं, खाना वाना अपने को ही बनाना पड़ेगा, तो ऐसा कर कि 100 रुपये ले सब्जी वब्जी ले आना और तैयारी रखना, मैं 2 घंटे क्लास लेके आ रहा हूँ। मैं शाम को घर पे गया तो वो तो आया ही नहीं, 100 रुपये ले गया। सुबह 9:30 बजे के लगभग वापस आया। मैंने कहा रात भर कहाँ था? तो रोने लग गया। क्या हुआ? तो उसने पूरी बात बताई कि मैं सब्जी ले रहा था, तब एक पुलिस वाला आया, उसने डंडा मार के पूछा कि टाइम क्या हुआ। अब तकलीफ क्या हुई देखो, उसने, पुलिस वाले ने जैसे डंडा मारा और पूछा टाइम क्या हुआ, वो पुलिस वाला भी हकलाता था। अब पुलिस वाले को पता नहीं कि वो भी हकलाता है, तो उसने, मालूम नहीं है, तो उसको, पुलिस वाले को लगा कि ये मेरी नकल कर रहा है, तो वहीं मारा और पकड़ के थाने ले गया। थाने ले जाकर थानेदार से रिपोर्ट करी कि इसने मेरी नकल करी। थानेदार ने 2 डंडे मारे और पूछा क्यों रहा है? इसकी नकल कर रहा था। वो थानेदार जी भी अगलाते थे। मैं किसी भी अटकने वाले या हकलाने वाले की नकल नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात बता रहा हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। तो रात भर मारा, सुबह छोड़ा। मैंने कहा जो हुआ चिंता मत कर। गलतफहमी उनको हो गई थी, हो जाती, इसमें क्या है। मुझे चलो ठीक, ये हुआ जो हुआ, तेरे साथ में बुरा ही हुआ है, लेकिन तू यहाँ जयपुर क्यों आया? तो उसने मुझे कहा था कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। क्या इंटरव्यू? हाँ। किसमें? रेलवे में। रेलवे में क्या करा है? अनाउंसमेंट करूंगा। क्या करेगा? अनाउंसमेंट।
मुझे तू अनाउंसमेंट क्या करेगा, मुझे ट्रेनें आती जाती उसका, हाँ मुझे तेरा इंटरव्यू यहीं ले लेता हूँ, अगर तू यहाँ पास तो वहाँ पास। मैंने उसको कहा मुझे तू ये बोल के बता कि तू चेतक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। और उसने बोलना शुरू किया ये क्या है, दही। तो ये बात है इसमें। मानसिक पिछड़े आक्रामक के 2 प्रकार होते हैं, दमित, सॉरी समस्यात्मक होते हैं। यहाँ समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक 2 प्रकार का होता है, दमित और आक्रामक। ठीक है, फिर आता है अधिगम निर्योग्य बालक। अधिगम निर्योग्य बालक 1 2 3 4 5 6 सामाजिक पिछड़े बालक। ठीक है, और एक बालक मैं आपको यहां पर और बता रहा हूं जिसे हम कहते हैं सृजनात्मक बालक। और इसी के साथ में एक बालक मैं आपको एक्स्ट्रा और पढ़ाऊंगा, बाल अपराध या बाल अपराधी बालक। ठीक है, और इन्हीं बालकों के साथ में आपका सिलेबस का प्रक्रम पूरा हो जाएगा। इन सारे बालकों को मिलाकर व्यक्तिक भिन्नता चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके लास्ट साथ में। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएंसी आपका यूनिट है ना, तो इस सारे बालकों को मिलाकर ही व्यक्तिक भिन्नता का चैप्टर बनेगा, जिसकी अर्थ परिचय परिभाषाएं और उसके प्रकार बताऊंगा। बनाओ इसको। किसने भेजा ये? क्रेशमर का वर्गीकरण 1925-1926 का होगा, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। ये जितने भी हैं ना, किसी की आरपीसी मानेगी, अधीनस्थ बोर्ड मानेगा बेटा? मुझे यस या नो में जवाब दीजिए। मैं अगर कोई किताब बताऊंगा, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जयस वालिया, एस मंगल, 3 ऑथेंटिक बुक्स हैं जिसको हम रीड दायर करते हैं। मैं अगर कोई चीज़ यहाँ बताऊंगा और मैं छाती पीट पीट के कह दूंगा, मेरे जैसे सिगवाड़े में किताब मेरी चलती है ना। 2nd ग्रेड के अंदर किताब लिख रखी है मैंने सिगवाड़ पब्लिकेशन में।
मैं खुद भी उसको रिगार्ड नहीं करता कि आरपीसी में ये मानी जाएगी, नहीं, क्योंकि गाइड है। आपने जितने भी नाम लिखे हैं ना, क्या आरपीसी ऑथराइज्ड हैं? ये आरपीसी ऑथराइज्ड हैं? मैं प्रूफ दूंगा। मैं तो 1926 का मैं डाटा बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? 1926 का डाटा बताऊंगा, ठीक है, अरुण कुमार सिंह के अनुसार। थर्स्टन ने बुद्धि के 13 समूह बताए, लेकिन वो कौन कौन से बताए? 9 तो है ना, वो 5 और कौन, वो 4 और कौन से हैं? हैं? अरे नाम केवल एक लाइन लिख रखी है, डाटा की योग्यता बताई है, तो योग्यता कौन कौन सी है? तो फिर मेंटल, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कितनी है? 7 है, 2 एक्स्ट्रा है, टोटल कितनी होगी? 9 होगी। 13 नहीं, 9 ही करनी है। ये भी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के अनुसार ही है, ऑथेंटिक बुक्स के अनुसार। सामूहिक अचेतन मन का संप्रत्यय किसने दिया? ये तो सबसे बड़ी भूल आपकी यही है। कार्ल यूंग का 4 दिन पहले ही पढ़ाया मैंने, हैं? मैंने नहीं पढ़ाया। कार्ल यूंग ने मन के कितने भाग बताए? इनका तो रहना देना, बाकी 9 करना है और 1926 करना है। शेल्डन ने का भी 1942 बता रखा होगा, लेकिन 1940 है। अरे पर मैं एक बात बताऊं, वो मालिक है क्या आरपीसी का? जब मैं खुद कह रहा हूं, ऑथेंटिक बुक्स बता रहा हूं, कोई पब्लिकेशन गारंटी लिख दे, कोई भी पब्लिकेशन गारंटी लिख दे, और जिस पब्लिकेशन के मालिक का तुम मुझे, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।